अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एलुमिनियम के ILF बो के साथ मौजूद हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वर्ल्ड आर्चरी के जितने भी कंपटीशन आजकल हो रहे हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली बो आपके सामने इस वक्त मौजूद है और हम आज आपको बताएंगे कि एलुमिनियम की राइज़र में और लिव्स में बाय टाइम क्या क्या चेंजेस आए। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हम लोगों ने आपको स्टैंडर्ड पॉकेट के साथ राइज़र बताया था, जबकि ये राइज़र की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और स्टैंडर्ड पॉकेट से ILF की तरफ शिफ्ट हो गए। अब मैं आपको इसके बारे में बताने लगा हूँ कि ये ओवरऑल राइज़र 23 इंच का राइज़र है। ILF ने क्या चेंजेस लेके आए मैं आपको अभी वो फर्दर गाइड करता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसकी ये पॉकेट जो सी है इसके अंदर ये एक आपको मेटल की जैकेट नज़र आ रही है और ये जो बोल्ट है बजाय कि ये जिस तरह पहले स्टैंडर्ड पॉकेट में एक हाइट पे यहाँ तक आता था और आप उसको हाथ से अनस्क्रू करते थे, वो करने के बजाय वो उस पॉकेट के अंदर ही मौजूद है। जब आप इस एंगल से देखेंगे तो ये इसके अंदर यहाँ पे फिक्स्ड है। तो आपको निशान नज़र आ रहा है, एलन की फिटिंग नज़र आ रही है जिससे आप इसकी फर्दर टाइटनिंग करते हैं। ये जो जैकेट आप देख रहे हैं ये हेल्प करती है लिम्ब को इंसर्ट होने में और इसके साथ साथ अगर बो की अलाइनमेंट अगर आपने करनी हो तो ये जैकेट जो सी है लेफ्ट राइट मूव करती है ताकि अगर आपकी लिम्ब सेंटर्ड में नहीं आ रही, सेंटर नहीं है, तो वो सेंटर्ड उसको करता है इसकी अलाइनमेंट के साथ। इसको अलाइन करने का तरीका क्या होता है, ये आपको यहाँ पे एक होल नजर आएगा, यहाँ से आप इसमें जो सी एलन की अंदर इंसर्ट करते हैं और आप इसके अंदर जो से नट लगे होते हैं वो उन पेचेस उन बोल्ट को आप टाइटनिंग करते हैं, लूजिंग करते हैं, जिससे इसकी अलाइनमेंट जो सी है इस पीस की अलाइनमेंट लेफ्ट से राइट मूव करती है। बहुत ही खूबसूरत राइज़र बना हुआ है। फिनिश के लिहाज से भी अगर आप देखें तो फिनिश के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत राइज़र है। कलर का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे इसके स्टेबलाइजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके जो सामने जो बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके क्लिकर और एरो रेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। ये वाले दो होल जो उनसे हैं ये साइट को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होते हैं। आगे फर्दर वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी मजीद डिटेलिंग्स जो है वो दिखाऊंगा। राइट हैंड बो है इसलिए आप इसको लेफ्ट हैंड से ग्रैब करेंगे और आपके सामने यहाँ पे ये इसका थंब का ग्रूव है। डिज़ाइन के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत शेप में है। जितने भी स्पोर्ट्स के कंपटीशन है आप उसके अंदर इन बोज के साथ compete करते हैं। बहुत अच्छी बो है परफॉर्मेंस के लिहाज से। फर्दर अब इसकी लिम्स की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पे ये लिम देख रहे हैं। ये लिम जो सी है इसकी कोर में बैम्बू का इस्तेमाल हुआ है और ये फाइबर ग्लास के साथ लेमिनेटेड है। इसके अंदर आपको ये एक बोल्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये स्प्रिंग है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं और ये बेसिकली हेल्प करता है जब ये इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। इसको लगाने का तरीका क्या है कि आप इसको लगाने के लिए सिर्फ इसके अंदर ये साउंड आपने जो सुना होगा कि क्लिकिंग का, ये सिंपली ये इंसर्ट हो गई है। आपको कोई इसके नट को कसने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसको यूं स्लाइड आउट करेंगे और ये यहाँ से ही इसको अंदर इंसर्ट करेंगे। जब भी ये अंदर इंसर्ट होगी इसका एक क्लिकिंग का साउंड आएगा। ये क्लिकिंग का साउंड जो आपके सामने आया है ये क्लिकिंग साउंड बताता है कि लिम्ब जो थी वो परफेक्टली इंसर्ट हो गई है। आप लिम्ब को लगाने के लिए इसकी जो पोजीशनिंग है वो ये हमेशा फ्रंट की तरफ लिम्ब के बैंड ने जाना है। आपने इस लिम्ब को कभी भी इस तरह नहीं इस पे फिट करना। हमेशा इसको भी आप जब भी बो लेंगे तो आपकी जो बो है उसका जो कर्व है वो फ्रंट की तरफ फेस कर रहा होगा। यूज़ करने के बाद आप इसकी लिम्ब को इसी तरह से एग्जिट कर देंगे इसके अंदर से, आप लिम्ब को बाहर इजीली निकाल सकते हैं। ये फीचर ILF का फीचर एक बहुत ही हेल्पिंग फीचर है और ज़्यादातर स्पोर्ट्स बेस में लोगों इसको अब प्रेफर करते हैं। हंटिंग के लिए भी लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इजी इंस्टॉलेशन है, टाइम कंज्यूम नहीं करती, आपको बोल्ट को कसने में कोई 4 से 5 सेकंड रिक्वायर नहीं है। विद इन अ सेकेंड आप लिम्ब में अंदर इंसर्ट करते हैं, आप बो को स्ट्रिंग करते हैं और यूज़ करते हैं। अब इसके फर्दर डिटेल्स के बारे में राइज़र की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ये कट्स नज़र आ रहे हैं। ये
मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये जो कट्स आप देख रहे हैं, ये कट्स उनसे होते हैं, ये वेट रिडक्शन के लिए काम आते हैं कि ये इसके राइजर का वेट रिड्यूस करते हैं। मगर साथ साथ इनकी डिज़ाइनिंग भी इस तरह से की जाती है कि इसको रिमूव करने से बो का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर ना हो, बल्कि वो अपनी स्ट्रेंथ में पूरा रहे। अब इसकी फर्दर लिम्स की डिटेल्स के ऊपर जाते हैं। आपके सामने ये लिम मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत लिम तैयार की गई है और इसके टिप के ऊपर ये आप थिकनेस दोबारा से देख रहे हैं, ये बेंड सारा बहुत ही स्लिम है और अपने फिटिंग के करीब जाकर कोर पे ये दोबारा से थिक हो रही है। इस थिकनेस के साथ इस बो के अंदर आपको ये एक यू का कट नज़र आ रहा है। ये जो यू आपको नज़र आ रहा है ये वो यू है जिसने इस राइजर के इस बोल्ट के अंदर यहाँ पे क्लैप होना है। और जो ये आपको ये ड्रम सा नज़र आ रहा है, ये ड्रम जो सा है इस ILF की जैकेट के अंदर इंसर्ट होना है। ILF बो में लिम्स के 3 साइजेस आते हैं, इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज लिम्स आती हैं। और स्मॉल, मीडियम और लार्ज लिम में साइज का बहुत ज़्यादा सीरियस डिफरेंस नहीं होता। लिम्स का साइज वो बो की पाउंडेज को भी अफेक्ट करता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। लिम्स छोटी हैं तो बो आपकी नेचर में एग्रेसिव हो जाती है, फास्ट हो जाती है, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब आप मीडियम लिम्स के साथ यूज़ करते हैं तो आपकी बो की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है पहले के कंपैरेटिव, मगर बो की जो सी एग्रेशन था वो भी रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह अगर आप लार्ज लिम्स के साथ जाते हैं तो स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है और बो के परफॉर्मेंस जो सी है उसमें जो एग्रेशन है वो मिनिमम पे आ जाता है। मैक्सिमम मिनिमम से मतलब ये नहीं है कि आप तीर चलाएंगे तो तीर जो सा है वो टारगेट को टच होकर ज़मीन पे गिर जाएगा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बोज हमेशा लीथल होती हैं और हमेशा से इनकी पेनिट्रेशन फायर आर्म से कंपेटिटिव होती हैं। तो इनका एग्रेसिव होना या एग्रेसिव कम होना है इससे मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बो का जो तीर है वो टारगेट को किल नहीं कर सकता। एग्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ता है आपकी पेनिट्रेशन ज़्यादा डीप आती है। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि अगर आप शॉर्ट लिम के साथ 40 पाउंड पे यूज़ कर रहे हैं तो बो जो सी है उसकी स्टेबिलिटी और उसकी रेंज कम हो जाएगी। शॉर्ट लिम का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आप शॉर्ट रेंज पे यूज़ कर रहे हैं। मीडियम लिम्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप मीडियम रेंज पे यूज़ करेंगे और लॉन्ग लिम्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उसको लॉन्ग रेंज पे यूज़ करेंगे। जब आप 50 मीटर की रेंज पे यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट लिम, मीडियम लिम दोनों बहुत अच्छी रहेंगी। जब आप 70 मीटर पे शूट कर रहे हैं तो आपके लिए फिर शॉर्ट लिम अफेक्टिव नहीं है, आप मीडियम लिम्स यूज़ करेंगे या लॉन्ग लिम्स यूज़ करेंगे। अगर आप 100 मीटर या अबव 100 मीटर शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन्ग लिम्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। बो की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, आप जितना लॉन्ग रेंज पे शूट कर रहे हैं उतना गैप बढ़ जाएगा, आपकी एक्यूरेसी इफेक्ट होगी क्योंकि एरो कंट्रोल में नहीं होगा, उसकी फ्लाइट जो सी है वो स्मूथ नहीं होगी। तो आपकी साइड से 1 मिलीमीटर का भी जो सा पिन का गैप है वो आपको 50 मीटर 100 मीटर के ऊपर तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट के गैप पे बढ़ा कर ले जाता होता है। जबकि अगर आप लॉन्ग लिम यूज़ करते हैं, स्टेबिलिटी हाई स्टेबिलिटी यूज़ करते हैं तो उस सूरत में एरो की फ्लाइट इतनी स्मूथ होती है कि अगर आपकी साइड में स्केल में 1 मिलीमीटर का गैप है भी तो आप जब वो शूट करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर आएगी। आप 1 फीट के रेडियस के अंदर अंदर ही शूट कर लेंगे। और अगर आपकी साइड बिल्कुल परफेक्ट है तो विंड भी कंट्रोल में है, आपने विंड को भी नोटिस किया हुआ है, तो फिर आपके एरोस की जो ग्रुपिंग है ये 5 इंच 6 इंच के रेडियस में भी आ सकती है और इससे भी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस शूटर हैं वो 3 इंच के डायमीटर में भी एरोस को ले आते हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, जब आप टारगेट पे तीरों को मारते हैं तो आपके एरोस को मारने की वजह से स्प्रेड हो, आपके एरोस ने ओवरऑल स्प्रेड होना है। ये मैं पिक्चर भी आपको अपलोड कर दूंगा। तो वो स्प्रेड जो सी है ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर वो स्प्रेड उसका कम है तो आप कहेंगे कि ये जो ग्रुप हो आपके ग्रुप ऑफ एरोज हैं इनकी ग्रुपिंग क्लोज हुई है, ये 3 इंच के डायमीटर में हुई है, 5 इंच के डायमीटर में हुई है। अगर ये स्प्रेड इस तरह से कि एक आपका टारगेट बोर्ड है 4x4 का,
या 2x2 का, और तीर उसके चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अगर इन सारे तीरों के इर्द गिर्द अगर एक धागे से उसको एक सरकमफ्रेंस दें, तो वो जो आपकी ग्रुपिंग हुई है वो ग्रुपिंग उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। यानी 2 फुट का बोर्ड था तो वो सारा 2 फीट का बोर्ड स्प्रेड हो गया उस पर, तो आपकी ग्रुपिंग भी 2 फीट पे ही आ रही है। जितनी अच्छी बो होगी उतनी करीब की ग्रुपिंग करेगी, उतनी छोटी ग्रुपिंग करेगी। जितनी बो जो है उसकी एक्यूरेसी या आपकी शूटिंग स्किल वीक है, आपकी ग्रुपिंग उतनी ज़्यादा स्प्रेड होगी। बो का ग्रुपिंग से ताल्लुक इस तरह से है कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर खुद कैपेबल नहीं है एक्यूरेट शूट करने का तो वो कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर एक बो बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन जो शूटर है उसके स्किल्स नहीं अच्छे, वो आउटडोर अगर शूटिंग कर रहा है तो वो एयर के फ्लो को नहीं देख रहा और वो मुसलसल बस शूट कर रहा है रैंडम, ना वो एयर फ्लो को देख रहा है ना ही वो उस टर्न को देख रहा है कि मैं हाइट पे खड़ा हूँ और मैं ग्राउंड की तरफ शूट कर रहा हूँ, या मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मैं हाइट पे शूट कर रहा हूँ, फ्लैट लैंडस्केप पे खड़ा हूँ और फ्लैट शूटिंग कर रहा हूँ। अगर वो इन डायनामिक्स को नोट नहीं कर रहा तो वो कभी भी लर्न नहीं कर सकता कि वो जो शूटर है कि मैंने अपनी ग्रुपिंग को रिड्यूस कैसे करना है। वो हर तीर उसका एक अंदाजे से बस लगेगा, कभी लग जाएगा कभी नहीं लगेगा। जो आर्चरी के लिए फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपको ये बात का बहुत खूबी पता होना चाहिए कि आप जिन डायनामिक्स में शूट कर रहे हैं वो डायनामिक्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक अच्छे आर्चर बन सकें। अपनी बो को ट्यून करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बो को वेल ट्यून्ड रखें। इन बोज में क्योंकि स्टैंडर्ड पॉकेट नहीं है और ये वॉल्स फोर्स नहीं कर रही लिम को सेंटर में रखने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शूटिंग सेशन से पहले और शूटिंग सेशन के बाद अपनी बो को ट्यून रखें। क्योंकि अगर ये जैकेट जो सी है, क्योंकि जब आप शूट करते हैं तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन आती है, राइजर के अंदर एक रेजोनेंस आती है, जिसकी वजह से इसमें लगे हुए जो छोटे छोटे बोल्ट हैं वो बोल्ट लूज अप हो जाते हैं, और लूज होने की वजह से जो ये जैकेट है ये अपनी अलाइनमेंट से लेफ्ट या राइट हो सकती है। और आपका नोटिस ना करना इस चीज़ को कि ये वेल ट्यून नहीं है, आपकी लिम जो सी है अगर वो लेफ्ट या राइट की तरफ इम्बैलेंस हुई भी है और आप इसी तरह शूटिंग करते रहते हैं तो आपकी बो की लिम डैमेज भी हो सकती है, टूट भी सकती है। उस सूरत में बो का भी नुकसान होगा और अगर वो टूट कर आपको चोट लग जाए तो वो आपको फिजिकल डैमेज भी करती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि आपके इसी तरह ये एक आप हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी ये जैकेट जो है ये वेल अलाइंड है, ये लेफ्ट या राइट नहीं है। इसमें दो तरह के राइजर्स आते हैं जिसके अंदर एक में ये जैकेट फिक्स होती है और एक में ये जैकेट जो है ये लेफ्ट और राइट अलाइन हो सकती है। सिमिलरली ये जो बोल्ट आपको नजर आ रहा है ये बोल्ट भी लिम की टेंशन को इंक्रीज और रिड्यूस करने के लिए काम आता है। ये लिम जो आपके सामने पड़ी हुई है ये 44 पाउंड की लिम्स है। अगर मैं इसकी पाउंडेज को लूज करना चाहता हूँ, 42 तक लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसके ड्रॉप वेट को रिड्यूस कर सकता हूँ इस बोल्ट को लूज करके। ये बोल्ट अगर मैं लूज करूँगा तो मेरी जो लिम्स है उसका सारा स्ट्रेस जो स्ट्रिंग के ऊपर जा रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसको मैं टाइट करूँगा तो उस सूरत में मेरी टाइटनिंग करने की वजह से लिम का जो स्ट्रेस स्ट्रिंग की तरफ है वो बढ़ जाएगा। मगर आप स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जा सकते। अगर एक लिम 44 पाउंड की है आप इसको 48 तक नहीं ले जा सकते, वो 44 45 में ही रहेगी। अगर आपने इसको ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया, इसको ज़्यादा आपने टाइट कर दिया तो लिम टूट जाएंगी, उनकी लिमिट्स हैं उसमें रहना होता है। सिमिलरली ये दोनों साइडों पे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये नहीं कि एक आप ज़्यादा टाइट करेंगे एक को कम टाइट करेंगे, आपने इन दोनों के दरमियान में बैलेंस को मेंटेन रखना है। अगर आपने एक बोल्ट ज़्यादा टाइट किया है और एक बोल्ट को कम टाइट किया तो ऑटोमेटिकली आपकी एक लिम जो सी है वो 44 पाउंड पे तो दूसरी 43 या 42 पे होगी। इस तरह से कभी भी मिस्टेक ना किया करें, अपनी लिम्स को बैलेंस में रखें। ये एक तरफ सहूलत ज़रूर है मगर दूसरी तरफ आपको इसको मेंटेन रखना है, इसको ट्यून रखना, क्योंकि शूटिंग के बाद ये बोल्ट आप देख रहे हैं कि मैं हाथ से भी इसको लूज कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये अब जैकेट से बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये आपके बोल्ट जो हैं ये लूज और टाइटिंग शूटिंग के दौरान होते हैं। अब आपको देख रहे हैं इसको साइड से ये नज़र आ रहा है, जबकि ये वाला आपको नहीं नज़र आ रहा और ये आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इनके जो बैलेंस हैं उनको भी मेंटेन रखना है। इसलिए हमेशा अपनी बो को शूटिंग के पहले और शूटिंग के बाद एक बार
चेक कर लिया करें कि इसके सारे नट हर चीज़ प्रॉपर टाइट है कि नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट आपके सामने रख दिया जाए जिसके डीमेरिट्स एग्जिस्ट ही ना करते हो, सिर्फ मेरिट्स हों। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई गैप्स रह जाते होते हैं। आप नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है कि वो प्रीवियस से अपग्रेडेड हो, लेकिन वो ही हमेशा सब कुछ हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि हम मज़ीद वीडियोस बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो के ऊपर कमेंट किया करें। हमारी वेबसाइट भी मौजूद है, फेसबुक पेज भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम लोग आप लोगों से कांटेक्ट में रहने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रखते हैं। आप काइंडली अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए करें ताकि हम लोग आइंदा आपके लिए और वीडियोज़ के साथ आएँ। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।